फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ये रेखा पे। इस वीडियो के माध्यम से हम 67th बीपीएससी में आए हुए पॉलिटिकल साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इन सभी प्रश्न के व्याख्या को भी देखेंगे और साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं उन सभी फैक्ट को भी हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आइए हम विस्तृत व्याख्या के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस के PYQ को देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद जब तक संविधान का निर्माण हुआ, भारत में अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया था और इस सरकार में अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी जिन्हें दिया गया था, यहाँ से बराबर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आपके इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो तो जगजीवन राम है। परंतु आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत की नवनिर्वाचित संविधान से हुआ था। अंतरिम सरकार के प्रमुख सदस्य एवं उनके विभाग जो थे वो इस प्रकार से थे। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेश विभाग इनके पास में था। राष्ट्रमंडल से संबंधित भी मामले ये देखते थे। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह मंत्रालय इनके पास में था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास में था। इसके बाद में बलदेव सिंह की बात करें तो इनके पास में रक्षा विभाग था। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो शिक्षा विभाग इनके पास में था। और राजेंद्र प्रसाद से प्रश्न बीपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है। राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य एवं कृषि विभाग था। आसफ अली के पास में रेलवे विभाग था और जगजीवन राम जी के पास में श्रम विभाग था। लियाकत अली के पास में वित्त विभाग था। तो यहाँ पे लियाकत अली, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो है प्रश्न बनाए जा सकते हैं जो कि अंतरिम सरकार से संबंधित थे। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। दोस्तों, भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बनाया गया और संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो इस दिन जो है 9 दिसंबर 1946 को जो सबसे श्रेष्ठ बुजुर्ग सदस्य थे संविधान सभा के, जो कि बिहार के ही रहने वाले थे, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी तो इस समय जो है इस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और राजेंद्र प्रसाद ने जब तक संविधान का निर्माण हुआ तब तक संविधान सभा की अध्यक्षता संभाली और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। आइए संविधान सभा से जुड़े हुए जो तिथिवार जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको भी देखते हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे, पेश किया था। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने आधिकारिक तौर पर अपना लिया, स्वीकार किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया और इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था और सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1930 को देश में पहली बार जो ये कई बार यहाँ से प्रश्न इसलिए बनाए जाते हैं कि आखिरकार संविधान यदि 26 नवंबर 1949 तक अगर बन के तैयार हो गए थे तो इसे 26 जनवरी 1950 का ही दिन क्यों निर्धारित किया गया कि इसे संविधान को पूरे देश में लागू किया जाए। तो दोस्तों, जो इसका मुख्य कारण था कि 26 जनवरी 1930 को देश में पहली बार जो है पूर्ण स्वराज दिवस जो है मनाया गया था। और इस पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के पीछे जो घटना थी कि लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इस समय कांग्रेस के द्वारा जो है इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पास किया गया था और इसी के आधार पे जो है 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसीलिए जो है भारतीय संविधान को देश में लागू करने के लिए इस तिथि का चयन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 2022 के भारत के जो 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्चुअल प्रश्न है, तो आइए एक बार हम देख लेते हैं। तो दोस्तों 2022 का है, तो 2022 में तो 788 था, परंतु इस बार के आंकड़े कुछ अलग है। तो आइए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं।
संविधान सभा के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर के बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार जो है एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है 2022 के लिए निर्वाचक मंडल में जो शामिल थे, जिसमें से 243 राज्यसभा के सदस्य वो मनोनीत सदस्य भी और जो निर्वाचित सदस्य थे वो भी, और लोकसभा के भी सभी सदस्य इसमें शामिल थे। दोस्तों एक चीज़ याद रखेंगे, जो ये एकल संक्रमणीय मत है ये हिंदी में थोड़ा कठिन लगता है, इसे इंग्लिश में जो है प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाया जाता है। यहाँ पे कुछ और फैक्ट को देखते हैं। अगर हम इस वर्ष का निर्वाचक मंडल देखें तो 2026 के जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कुल जो सदस्य शामिल थे वो 781 सदस्य शामिल थे। मान लीजिए वो 2022 का पूछा गया था, तो हो सकता है कि यहाँ से इस बार 2026 का पूछा जाए, क्योंकि हाल ही में अभी जो है उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है। तो इस बार के निर्वाचक मंडल में 781 थे। कुल जो मतदान हुआ था वो 767 एमपी ने मतदान किया था, और जो वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं उनका नाम जो है सीपी राधा कृष्णन है। दोस्तों एक चीज़ याद रखेंगे कि अनुच्छेद 66 के अनुसार जो निर्वाचक मंडल है इसके अधिकतम सदस्य की संख्या जो है 788 हो सकती है, परंतु हो सकता है कि उससे कम सदस्य जो है निर्वाचक मंडल में शामिल हो, क्योंकि कई कारण बस ऐसा होता है कि कई बार कुछ सदस्य की सीट जो है रिक्त रहती है और कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो मतदान में भाग नहीं लेते हैं या फिर अनुपस्थित रहते हैं। अब अगर हम विशेष नियम की बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य जो है भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत इस चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार है, जो कि हमने बात कर लिया। अब भारत के उपराष्ट्रपति का संक्षिप्त हम विवरण देखते हैं एक बार जो है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, वह देश का सर्वोच्च दूसरा संवैधानिक कार्य का व्यक्ति जो है होते हैं। और इसके बाद में पद की स्थिति की अगर बात की जाए तो दूसरा इनका संवैधानिक कार्यालय होता है, परंतु अगर वरीयता क्रम को अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट पहले नंबर पे होते हैं, उनकी वाइफ जो है सेकंड कहलाती है, और तीसरे स्थान पे जो है उपराष्ट्रपति का नंबर आता है। और उसके बाद में हम पद की स्थिति की बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन जो है सभापति होते हैं। ये अनुच्छेद 64 के अनुसार होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पदेन सभापति से तात्पर्य है यानी कि जो भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। योग्यता की बात की जाए तो ये भारत के नागरिक होने चाहिए, इनकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता इनके पास में होनी चाहिए। इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की एक बार बात कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में किया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राज्यसभा में ही इनको हटाने के लिए रेजुलेशन लाया जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो महाभियोग जो है सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो रेजुलेशन लाया जाता है, प्रस्ताव रेजुलेशन यानी कि जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो संकल्प, अगर हम कहें रेजुलेशन को हिंदी में संकल्प कहते हैं, इस संकल्प को पेश करने से 14 दिन पूर्व जो है उपराष्ट्रपति को नोटिस देना आवश्यक होता है। यानी जब राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा तो 14 दिन पूर्व जो है उपराष्ट्रपति को इन्फॉर्म किया जाएगा इस चीज़ के बारे में। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत यानी कि प्रभावी बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, रेजुलेशन पारित होना चाहिए इनको हटाने के लिए। लोकसभा की सहमति भी आवश्यक होती है। प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा केवल जो है साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाना आवश्यक माना जाता है, और इस आधार पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में
महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह केवल राष्ट्रपति के लिए है। उन्हें पद से हटाने का आधार जो है संविधान में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। जैसे कि अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कि वो अमेरिका में कोई भी व्यक्ति लगातार सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति के पद पे निर्वाचित हो सकते हैं, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। इसका कोई कार्यकाल का सीमा नहीं दिया गया है कि सिर्फ आप इतने ही टर्म के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या पीएम जो है निर्वाचित हो सकते हैं। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार भी पद ग्रहण कर सकते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ही इस पद को 2 बार अपना कार्यकाल जो है पूरा किया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी। दोस्तों आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 5th है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो लोकसभा में अगर हम सत्र की बात करें तो लोकसभा में सामान्यतः जो परंपरा चला आ रहा है कि 3 सत्र होता है, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है कि सत्र के मध्य की जो समय है वो 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को देखते हैं, व्याख्या को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के 2 सत्र के मध्य जो है 6 मास से अधिक का अंतर न हो। परंपरा अनुसार संसद 3 नियमित सत्रों तथा विशेष सत्रों में आयोजित की जाती है। सत्रों का आयोजन जो है राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है। इसमें अगर 3 सत्र की बात करें तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शरद सत्र है। वर्ष का पहला सत्र होता है बजट सत्र, सामान्यतः फरवरी से मई तक चलता है। यह सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। इसी सत्र में बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है। सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होता है। मानसून सत्र की बात करें तो ये जुलाई अगस्त के मध्य होता है, अभी ये आरंभ होने वाला है। शरद सत्र जो है नवंबर दिसंबर के मध्य होता है। यह सबसे कम समय अवधि का सत्र माना जाता है। अब अगर हम लोकसभा की कुछ जानकारी को देखें तो संविधान में लोकसभा का प्रावधान जो है आर्टिकल 81 में है और लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य है वो 550 हो सकते हैं, जिसमें से 330 सदस्य जो है स्टेट से, राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं और 20 सदस्य जो है ये केंद्र शासित प्रदेश से, यूनियन टेरिटरीज से जो है निर्वाचित होकर के आते हैं। भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन का जो प्रावधान था इसको भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद में वर्तमान समय में देखें तो कुल 545 सदस्य जो है होते हैं संसद में। आपातकाल के समय जो कार्यकाल की बात करें तो संसद के कार्यकाल को आपातकाल के दौरान जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों आर्टिकल 108 की बात करें तो ये संयुक्त सत्र की बात करता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अब अगर हम संयुक्त सत्र की बात करें तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर के संयुक्त सत्र जो है नहीं बुलाया जा सकता है। पहला कंडीशन ये है। साधारण विधेयक के गतिरोध को दूर करने को लेकर के राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त सत्र बुलाया जाता है संसद का, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों का बैठक जो है एक ही साथ में कर लेना ही संयुक्त सत्र कहलाता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे और लोकसभा के उपाध्यक्ष अगर नहीं होते हैं तो फिर जाकर के राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, उनके द्वारा जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की जाती है। संयुक्त सत्र की कार्यवाही शुरू करने के लिए दोनों सदन के कुल सदस्यों की संख्या यानी कि कोरम की अगर बात की जाए कि मिनिमम सदस्य कितने होने चाहिए तो 1/10 भाग जो है यानी कि 10% सदस्य जो है उपस्थित होना अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों एक बार अध्यादेश की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अध्यादेश जो है एक असाधारण विधायी शक्ति है राष्ट्रपति का। अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद या राज्य विधानमंडल का सत्र चलन में न रहा हो और तत्काल विधायी कार्रवाई की आवश्यकता हो। तो अध्यादेश की शक्ति जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास में है उसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास में भी है। तो संवैधानिक प्रावधान को अगर देखें तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करने का शक्ति राष्ट्रपति के पास में है और राज्यपाल के पास में यही शक्ति 213 अनुच्छेद के तहत दिया हुआ है। मुख्य शर्त की बात करें तो विधायिका का सत्र नहीं चल रहा हो तभी अध्यादेश जारी किया जाएगा।
तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो, यानी कि कोई ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर में तत्काल जो है कानून बनाना आवश्यक है। सत्र शुरू होने के 6 माह के भीतर संसद विधानमंडल से मंजूरी की आवश्यक होता है उस अध्यादेश को। अगर अध्यादेश को संसद की मंजूरी ना मिले या फिर राज्य विधानसभा की मंजूरी ना मिले, राज्य विधानसभा में इसलिए कह रहा हूँ, यदि केंद्रीय स्तर पर यह प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया गया है, तो संसद के द्वारा इसका मंजूरी आवश्यक होगा 6 माह के अंदर। और यदि राज्य स्तर पे है, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश दिया गया है आर्टिकल 213 के द्वारा, तो राज्य के जो विधायिका है, विधानसभा के द्वारा जरूरी है कि 6 माह के अंदर जो है उसे प्रभावी करने के लिए कानून बना दिया जाए, अध्यादेश को मंजूरी दिया जाए, नहीं तो वह जो है अपने आप स्वतः जो है निष्प्रभावी माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष श्री MC सीतलवाड़ थे। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग जो है 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया था। भारतीय विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये याद रखेंगे, जो वित्त आयोग है वो संवैधानिक निकाय है, परंतु जो विधि आयोग है ये गैर संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख कार्य कानूनी और न्याय स्वतंत्रता, न्याय मंत्रालय को जो है कानूनी और न्याय मंत्रालय जो है उसको सलाह प्रदान करना होता है। ये रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को देती है। जैसे हमने नीचे बात किया, वर्तमान समय में जो इसके मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जो है वर्तमान समय में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। इसके बाद में अगर हम विधि आयोग के बारे में विस्तृत अगर हम देखें तो विधि आयोग भारत सरकार द्वारा समय समय पर गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य कानूनी सुधार के लिए कार्य करना है। 1955 में पहली बार गठित किया गया था। यह आयोग कानून और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में अगर हम देखें 23वें विधि आयोग की बात अगर करें जो वर्तमान समय में है, सितंबर 2024 में 23वें विधि आयोग को मंजूरी दी गई, जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक है। इसके अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी है। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिनेश माहेश्वरी जो है, ये न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जो कि सेवानिवृत्त है, ये इसके अध्यक्ष है। पूर्णकालिक सदस्य इसमें प्रोफेसर DP वर्मा है, हितेश जैन अधिवक्ता है और डॉक्टर अंजू राठी राणा इसके सचिव है। इसके मुख्य कार्य को अगर देखें, पुराने कानून की समीक्षा करना, कानूनी सरलीकरण की बात करना और सामाजिक न्याय की बात करना, समाज के गरीब और वंचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों का सुझाव देना मंत्रालय को, व्यापक शोध करते हैं, व्यक्तिगत कानून, लैंगिक समानता और न्यायिक प्रशासन पर शोध करना इनका जो है मुख्य कार्य माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? आइए दोस्तों इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसका जो सही आंसर है आपका ई है, क्योंकि वो इसमें एक से अधिक अनुच्छेद में संशोधन की बात की जाती है। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राज्य एक चुनाव से तात्पर्य है 5 साल में एक बार चुनाव होने वाले चुनाव में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और पंचायतों और शहरी निकायों चुनाव को एक साथ चुनाव करा लिया जाए। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के साथ में जोड़ने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया जा सकता है और उसके अनुसार उसमें वृद्धि भी की जा सकती है। ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 83 में, 85 में, 172 में, 174 में और 356 में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। चूँकि इसके तहत एक से अधिक अनुच्छेद 83, 172, 356 आदि में संशोधन अनिवार्य होगा। इसीलिए जो आपके इस प्रश्न का आंसर है वो सही जो है वो उपयुक्त में से एक से अधिक माना जाएगा, जो कि ई ऑप्शन है। दोस्तों एक बार देखते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो रामनाथ कोविंद समिति बनाया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की कार्यवाहिक और इसे लागू करने के उपाय का अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति के गठन और उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस समिति का मुख्य उद्देश्य देश में लोकसभा,
राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के लिए आवश्यक संवैधानिक और गैर कानूनी ढांचे की जांच करना था। समिति के कार्य की बात करें तो संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करना, कानूनी परिवर्तनों की सिफारिश करना, चुनावों के एक साथ संचालन के लिए क्रियान्वयन रणनीति तैयार करना, मतदाता सूची के एकीकरण के लिए सुझाव देना। समिति के मुख्य सिफारिश की बात करें तो कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए एक 2 चरणीय प्रक्रिया सुझाव दिया था। पहला चरण जो था लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव को एक साथ कराने को लेकर के था। दूसरा चरण था इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों यानी कि नगर पालिकाओं और जो पंचायत के जो निकाय हैं इनके चुनाव को भी कराया जाए। संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण को अगर देखें, समिति ने यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की है कि चुनाव में बाधा आने पर, यानी कि यदि कभी तिरंकुश जनमत आए, तिरंकुश विधानसभा हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव की वजह से अगर मान लीजिए कि राज्य विधानसभा कहीं पे भंग हो जाए या फिर संसद भंग हो जाए तो नया चुनाव शेष कार्यकाल के लिए हो। इसके अतिरिक्त समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के क्रियान्वयन के लिए संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव रखा ताकि एक संघीय ढांचे के रूप में हो सके। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। समिति का मानना है कि इससे न केवल सरकारी खजाने पर भार कम होगा बल्कि देश में विकास कार्य की निरंतरता भी बनी रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? आपका प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे जिन राज्यों का बात किया गया है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट से संबंधित राज्य हैं और बाकी केरल है जो साउथ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इसकी व्याख्या को हम देखें तो पंचायती राज शासन प्रणाली में प्रशासन की मूल इकाई है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू हुआ था। वर्तमान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, जो कि आपका जो सही आंसर होगा वो ए बी सी तीनों है। तो आपका जो सही आंसर है वो ई हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए जो सही उपयुक्त विकल्प ये है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद जो 82 की बात की अगर हम कहें तो इसके तहत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। दोस्तों आइए एक बार जो है हम इस प्रावधान को देखते हैं कि आखिरकार क्या ऐसा रीजन है कि इन राज्यों में पंचायत व्यवस्था लागू नहीं किया गया है और देश के अन्य राज्यों में लागू किया गया है। तो दोस्तों इसकी व्याख्या को अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व राज्य के लिए संविधान में विशेष संवैधानिक प्रावधान है। भारतीय संविधान ने उत्तर पूर्व राज्यों की अनूठी सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए अनुच्छेद 371 के विभिन्न उपबंध और 6ठी अनुसूची के तहत व्यापक विशेष प्रावधान किया है। अनुच्छेद 371 के तहत जो विशेष प्रावधान को देखें तो ये प्रावधान राज्य की विधानसभा और संसद के बीच विधायी संबंधों को नियंत्रित करते हैं। जो पहला है अनुच्छेद 371 नागालैंड से संबंधित है। वहाँ की धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं, पारंपरिक कानूनों और भूमि स्वामित्व के मामलों में संसद कानून तब तक लागू नहीं होती है, संसद के कानून, जब तक राज्य विधानसभा सहमति न दे दे। अनुच्छेद 371 बी की बात करें जो असम से संबंधित है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर से संबंधित है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष समिति का प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 371 एफ जो है सिक्किम से संबंधित है, विधानसभा में सीटों के आरक्षण और अन्य सुरक्षा के प्रावधान है। अनुच्छेद 371 जी जो है मिजोरम से संबंधित है, नागालैंड की तर्ज पर ही धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं और भूमि के मामले में जो है विशेष अधिकार मिले हुए हैं। 6ठी अनुसूची की बात करें तो यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक विशेष ढांचा है, जिसके तहत के स्वायत्त जिला परिषदों का गठन करना, विधायी शक्तियां प्रदान किया गया है इन्हें। यह परिषद जो है भूमि, वन, सिंचाई, ग्राम प्रशासन, उत्तराधिकार से संबंधित कानून बना सकती है। न्यायिक शक्तियां दी गई है। जनजातियों के बीच विवाद के समाधान के लिए ये अपने स्वयं के न्यायालय गठित कर सकती है। इनमें अगर देखें जो राज्य शामिल है इनकी अगर हम बात करें तो नागालैंड हो गया, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा जो है इसके तहत शामिल किया गया है। यही वजह है कि इन राज्यों में ग्राम पंचायत की व्यवस्था नहीं है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को
किस वर्ष तक रोक दिया गया है। तो दोस्तों ये जो रोका गया था ये संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार लोकसभा की सीट के पुनर्निर्धारण को वर्ष 2026 के लिए रोक दिया गया है, जब तक सीटों का आवंटन जो है 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेगा। यानी वर्तमान समय में जो है परिसीमन की बात की जा रही है, और परिसीमन अगर होगा तो इसमें 2011 के जनसंख्या जो जनगणना हुआ था इसको आधार वर्ष के रूप में माना जाएगा और उस हिसाब से जो है परिसीमन किया जाएगा परिसीमन आयोग के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एक है, यानी आपके पास में ऑप्शन है तो ये एक संघीय न्यायालय भी है, मानवाधिकार का संरक्षक भी है क्योंकि फंडामेंटल राइट का संरक्षण करता है, संविधान का अंतिम विवेचक भी है, ये सिविल न्यायालय के तौर पे भी यूज होते हैं। तो आपका जो सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक है। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक निकाय है और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होता है, इसमें अधिकतम जो है 34 न्यायाधीश होते हैं और इसके पास मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियाँ होती है। यह नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करने और विभिन्न सरकारी प्राधिकरण के साथ साथ केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकारों या राज्य सरकारों बनाम देश में किसी अन्य सरकार के बीच विवाद को निपटने के लिए आवश्यक है। एक सलाहकार अदालत के रूप में यह उन मामलों की सुनवाई करता है जिन्हें विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के तहत संदर्भित किया जा सके। चूँकि यह एक संघीय न्यायालय भी है, मानवाधिकार का रक्षक भी है और संविधान का अंतिम विवेचक भी है, तो अतः जो है आपका ए, बी और सी विकल्प जो है सही है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर माना जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा प्रावधान किया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y में दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है और उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उपाय को प्रस्तुत करना है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वर्ष के PYQ प्रश्न के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं और अधिक से अधिक मेहनत करके आप सबके समक्ष जो है और भी अधिक वीडियो बना करके लाऊं। धन्यवाद।